गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने चैप्टर 2 मतलब पार्ट 2 पढ़ा, चैप्टर 2 ल्हासा की ओर। सबको समझ आ गया होगा। अब उसके मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि अब हम आगे उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्नोत्तर से पहले हम उसी पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वो पाठ आपके वापस से आपके दिमाग में आ जाए और हम क्वेश्चन आंसर्स आसानी से समझ सकें। तो देखिए, पाठ का हम मुख्य बिंदु में वापस से बोलेंगे। नेपाल से तिब्बत की यात्रा। लेखक क्या कर रहे थे? नेपाल से तिब्बत की यात्रा। तो लेखक ने अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत मार्ग से की थी। ल्हासा जा रहे थे तो वो नेपाल होते हुए तिब्बत होते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि तब तक फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब इसी रास्ते से भारतीय वस्तुएं तिब्बत भेजी जाती थी और ये व्यापारी की नहीं सैनिक यात्रा मार्ग भी था। अब इस रास्ते पर अनेक चौके एवं किले बने हैं, जिनमें पहले चीन सेना रहती थी। अब कुछ मकान गिर गए हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमा लिया है। ये हमने चैप्टर में पहले भी पढ़ा था। फिर है तिब्बत में यात्रा सुविधाएं। तो वही तिब्बत के में यात्रियों के लिए कोई भी तकलीफें नहीं थी। मतलब कुछ तकलीफें भी हैं तो कुछ अच्छी बातें भी थी। मतलब क्या है कि जब तिब्बत में कुछ बातों की तो तकलीफें थी, लेकिन कुछ बातें उधर अच्छी भी थी। जैसे कि वहाँ पे जाति पाति नहीं थी, छुआछूत, और औरतों में पर्दा प्रथा नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर बाकी सभी को अंदर तक आने की पूरी अनुमति दी जाती थी। व्यक्ति अपने आप या तो वो चाय बनवा लेता था वहाँ जो घर में जो भी औरतें होती थी उनसे, नहीं तो फिर अगर उसे लगता था कि मेरा मक्खन आधा ना बचाने तो वो खुद भी अंदर तक जाके चाय बना सकता था। यानी कि वहाँ लोगों को विश्वास था, अनजान व्यक्ति पर भी वो विश्वास कर लिया करते थे, ठीक है। अब लेखक जब आगे बढ़ने लगे तो राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को उसने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें दे दी। थोंगला के आखिरी गांव में उसके मित्र सुमति की जान पहचान के लोग मिले। इस कारण ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। किस कारण मिली? क्योंकि साथ में सुमति था और उस समय पर वो भिखमंगे के वेश में भी गए थे, इसलिए भी उन्हें वहां पर ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। इस बार वे भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, ठीक है। फिर है डांडा थोंगला का विकट मार्ग। विकट यानी कि कठिन, मुश्किलों से भरा हुआ मार्ग। तो तिब्बत में डांडे खतरनाक होते हैं। डांडा थोंगला 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित होने से विकट है। और फिर यहाँ इतना ऊंचाई पर था कि यहाँ कोई नहीं दिखाई देता था, कोई आदमी नजर नहीं आता था, इसलिए वहां पर हत्याएं भी ज्यादा हुआ करती थी। और तिब्बत में उस समय पर हथियार का कोई कानून भी नहीं था, इसलिए भी क्या होता था कि हत्या मतलब हत्या ऐसे होती थी कि जैसे मतलब लोगों के पास जो पिस्तौल रहती थी वो डंडों की तरह रहती थी, क्योंकि कानून नहीं था तो हर कोई पिस्तौल ले लिया करता था। और हत्या होती थी तो कोई गवाह वहां पे, क्योंकि इतनी निर्जन स्थान पे कोई व्यक्ति पहुंचता नहीं था तो वो कोई गवाह भी वहां पर नहीं मिलता था। तो लेखक कह रहे हैं कि इसलिए वो विकट मार्ग था, क्योंकि वहां पर डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता था। फिर घोड़े पर यात्रा। अब लंकोर जाने के लिए पहाड़ पर सामान सहित चढ़ना लेखक बोले कि बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने घोड़ों की सहायता ली। घोड़ों द्वारा हमने चढ़ाई शुरू करी। तो इतने दोपहर तक वे डांडे पहुंचे। वहां वातावरण बहुत मनोरम यानी कि बहुत खुशहाली भरा था, बहुत सुंदर वातावरण था। दाहिने तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी तो दूसरी तरफ एकदम नंगे पहाड़ थे। सबसे ऊंचे स्थान पर देवता का स्थान था, जिसे रंग बिरंगी झंडियों और 12 सिंगा के सींगों से सजाया हुआ था। फिर है उतराई पर परेशानी। अब उतराई पर क्या परेशानी आई कि घोड़ा उनका धीमे चलने लगा और लेखक रास्ता भटक गए, पीछे रह गए। फिर वापस आकर रास्ता मिला और वो लंकोर पहुंचने में लेट हो गए और सुमति नाराज हो गया, ठीक है। फिर बाद में गरम गरम उन्होंने चाय पी और उसके बाद फिर से वो चले तो तिंगरी समाधि गिरी। फिर वो तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचे। इसके चारों ओर पहाड़ थे। वह मैदान एक टापू जैसा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी नाम का स्थान है। उसके आसपास अनेक गांव थे जहां सुमति के यजमान रहते थे। सुमति अपने यजमानों को लाल कपड़े से बना गंडा, बोध गया से गिलाए कपड़े से गंडा बनाकर बेचता था। और अगर बोध गया के कपड़े खत्म हो जाते थे तो वो अपने रंग बिरंगे कपड़ों से बनाकर भी बेच दिया करता था।
तिब्बत में तेज धूप पड़ रही थी। अगले दिन दोपहर में वे सुमति के यजमान के गांव गए। शेखर विहार में पहुंचना, अब क्या है कि वो कहाँ पहुंचे, सुमति उनको कहाँ ले गया, शेखर विहार, क्योंकि वहां पर उनका कोई यजमान था इसलिए। तो तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। वहां पर जमींदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाता है। खेती की देखभाल के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता था। और जहाँ लेखक गए थे वहां कौन था, नमसे, भिक्षुक नमसे थे, जो कि खेती को संभाल रहे थे। अगला देखिए कि लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे। वहां भिक्षु नमसे भद्र पुरुष थे। वहां बौद्ध विहार में उनको बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित मोटी मोटी पोथियां मिली। लेखक उन्हीं की तलाश में वहां गया था, इसलिए उसने वहीं पर आसन जमाया और उनका अवलोकन करने लगा। लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास भेज दिया। अगले दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर लेखक ने तिंगरी गांव की ओर प्रस्थान किया। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य बिंदु। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर है, इसका पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, और जबकि दूसरी यात्रा के समय वह भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यानी कि पहले तो वो भिकमंगे के वेश में गए तो भी उनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई, और लेकिन जब दूसरी बार वो सज्जन पुरुष के वेश में गए लेकिन फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। तो इसका क्या कारण रहा? तो इसका उत्तर देखिए आप कि गांव में ठहरने के का उचित स्थान मिलने या न मिलने का कारण यह था कि पहला तो कारण था कि भिकमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। वहां गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। ठीक है। और दूसरा कारण, दूसरी बार भद्र वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहां पर शाम के समय लोग छंग पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा। ठीक है। तो ये दो कारण थे। पहला तो ये कि भिकमंगे के वेश में होने के कारण भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए मिल गया क्योंकि उनके साथ सुमति था, और दूसरी बार वो भद्रवेश यानी सज्जन पुरुष के वेश में गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्योंकि वहां पे शाम के समय लोग फिर शराब पीकर और नशे में होश हवास खो देते थे, और ऐसे में फिर उन्हें और विश्वास भी खो दिया था लोगों ने बाद में सब काफी समय, क्योंकि समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिए लेखक को फिर वहां पे रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला और एक गरीब झोंपड़े में जगह मिली। अब प्रश्न 2 देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो देखिए कि लेखक की यात्रा के समय अर्थात सन 1930 तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, यानी कि सन 1929 और 1930 तिब्बत में हथियार का वहां पर कानून नहीं था। 1929 और 1930 में वहां पे हथियार का कानून नहीं था। वहां के लोग बंदूक, पिस्तौल, लाठी की तरह रखते थे। कि बंदूकें और पिस्तौल किसकी तरह रखते थे? लाठी की तरह रखते थे। इसलिए वहां क्या था कि किसी को किसी का डर नहीं था। वहां पर अनेक निर्जन स्थान थे जहां ना पुलिस का और ना खुफिया विभाग का प्रबंध था। वहां पर डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से दोहरा रही हूँ कि लेखक की यात्रा के समय अर्थात सन 1929-30 तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहां के लोग बंदूक, पिस्तौल को लाठी की तरह लिए फिरते थे। वहां पर अनेक निर्जन स्थान थे जहां ना पुलिस का और ना खुफिया विभाग का प्रबंध था। वहां पर डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। यह हमारा प्रश्न 2 हो गया। अब आप प्रश्न 3 पर आ जाइए। प्रश्न 3 देखिए कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो देखिए, लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था कि पहला कारण था उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता वह और सुस्त पड़ जाता था। और दूसरा कारण, एक जगह 2 रास्ते निकल रहे थे
लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह रास्ता कैसे पिछड़ गया था। ठीक है, ये प्रश्न 3 हो गया। अब हम आएंगे प्रश्न 4 पे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो अब देखिए कि सुमति आसपास के गांव में गंडे बांटने जाता था तो जल्दी वापस नहीं आता था, इसलिए लेखक ने उसे यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। लेखक उनका अवलोकन एवं अध्ययन करने के लिए समय की लेखक को उनको पढ़ने और उनका अध्ययन करने के समय के लिए की जरूरत थी, इसलिए एकांत पाने की दृष्टि से लेखक ने सुमित को रोकने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन आप देखिए कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, ऊंचे डांडों और बीहड़ एवं उबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा, ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू बिना बात पर खून कर देते थे। हथियारों का कानून न होने से डाकुओं का भय बना रहता था। तीसरा कारण, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, इसलिए वह साथियों से बिछड़ गया था। चौथा है, वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लादकर पैदल यात्रा करनी पड़ी थी और उस पैदल यात्रा में सूरज मुंह पर इतनी तेज धूप थी कि सूरज की कि उनका मुंह तप रहा था, जबकि पीछे इतनी ठंडक थी कि पीठ उनकी ठंड से बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी। तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब है क्वेश्चन 6। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो लेखक ने सन 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय वहाँ स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ की स्त्रियां अपरिचित यात्रियों के लिए चाय बनाकर और सेवा और सहायता कर दिया करती थी। वहाँ के लोग शाम को छंग पीकर नशे में मस्त रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वहाँ के लोग बोध गया के कपड़े से बने गंडे धारण करते थे। समाज में छुआछूत नहीं थी, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। खुफिया विभाग या पुलिस का पूरा इंतजाम नहीं था, इस कारण अपराध वृत्ति भी प्रचलित थी। लोग लाठी की भांति बंदूकें रखते थे। अधिकांश मठों का जमीन आदि पर कब्जा था। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। जागीरदारों को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को महत्व दिया जाता था। तो ये हो गया उस समय का कि तिब्बती समाज कैसा था। वही जो हमने अभी पढ़ा है कि वहाँ पे स्त्रियों में 2930 की बात है ये, कि वहाँ पर ना जाति पाति थी, ना छुआछूत थी, ये कुप्रथाएं नहीं थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी, इसलिए स्त्री अनजान व्यक्तियों की भी सहायता कर देती थी, सेवा कर दिया करती थी। शाम के समय वहाँ के लोग छंग पीकर नशे में होशो हवास खो दिया करते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे वहाँ पर, इसलिए वो बोध गया के कपड़ों से बने गंडे धारण किया करते थे। फिर एक वहाँ पे अपराध की प्रवृत्ति उस समय पे प्रचलित थी, क्योंकि उस समय पर वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, इसलिए वहाँ पे निर्जन स्थानों पर हत्याएं, डाकुओं द्वारा हत्याएं हो जाती थी। फिर था कि वहाँ पे मठों का जमीन आदि पर बुद्ध भिक्षुओं का अधिकांश मठों की जमीन आदि पर कब्जा था। भिक्षु आदि जो होते थे उनको राजा के समान सम्मान मिलता था और जागीरदारों को मजदूर बेकार में ही मिल जाते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को वहां पर उस समय पर महत्व दिया जाता था। ये आपका हो गया 6 क्वेश्चन, प्रश्न 6। अब हम आते हैं प्रश्न 7 पर। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है, आपको किसका अर्थ बताना है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो इसका अर्थ क्या होगा इन चारों में से, वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो हमने ये इसके 7 क्वेश्चन थे वो कर लिए, मुख्य बिंदु दोहरा लिए और चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे और कोई भी परेशानी अगर है आपको इसमें, तो जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगी जिस वीक में, उस वीक हम इसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है।